गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। एक बार मुझे बताएं कि आपको वॉइस वगैरह क्लियर है क्या, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम हम घर से ले रहे हैं तो चीज़ों का पता होना चाहिए कि क्लियर है ना सारी चीज़ें। ठीक है। एक बार देखें और बताएं। जी। आवाज़ आ रही है? अगर कोई स्टूडेंट, एक मिनट।
हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। एक बार मुझे बताएंगे वॉइस वगैरह आ रही है क्या आप लोगों को? क्योंकि यहाँ से पहली बार ले रहे हैं क्लास, तो इसलिए चीज़ें क्लियर नहीं है। आप लोग थोड़ा सा बताएंगे तो ज़्यादा सही लगेगा, उचित लगेगा, और चीज़ों का पता चल पाएगा कि आप लोगों को वास्तव में क्लासेस वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक बार स्टूडेंट्स बताएं मुझे थोड़ा सा, आवाज़ वगैरह आ रही है? हाँ जी। एक बार थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे, फिर कल से और चीज़ों को बेहतर करते हैं। और बताएं यहाँ पर मुझे, है ना? आप लोग तो लाइव हैं, कहाँ हैं, समझ नहीं आ रही बात, है ना? तो एक बार आए और बताएं कि आप लोगों को चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चीज़ें सुनाई दे रही हैं, है ना? तभी बात बनेगी जब आप लोगों की यहाँ पर प्रेजेंट हमें दिखाई देगी। ठीक है? तो क्लास का टाइम तो यही है भाई, आप लोग तो डेली इसी समय पर आ जाते थे। एक बार बताएं कि क्लास में आप लोग को एक्सेस दिखाई दे रही है, क्लास एक्सेस है, क्लास लाइव है ना? तो चीजों को शुरू किया जा सकता है। जी। ओके ओके ओके, क्लियर है। रेनू जी, विशाल, मिहिर, अचाल, विशाल भी है। मुझे आप लोग की चैट दिखाई नहीं दे रही एक्चुअली। एक मिनट, मुझे ये आपकी चैट दिखाई नहीं दे रही। आप लोग को एक दूसरे के मैसेज दिख रहे हैं? मुझे नहीं दिख रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा आज के दिन थोड़ा सा करेंगे माफ, है ना? बाकी चीजों को ऐसे ही बेहतर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑफ लेना या छुट्टी लेना वो चीज सही नहीं है। ओके, है ना? तो जितना संभव हो पाता है चीजें उसमें अपना बेस्ट देते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि जो रिसोर्स हमारे पास में है, जिस समय पर जो रिसोर्स हमारे पास में है, उनको उस समय पे यूटिलाइज करते हुए चला जाए आगे की तरफ। थोड़ा सा आज के दिन देखिए, है ना? थोड़ी सी मुझे आप लोगों की बस चैट दिखाई नहीं दे रही है, बाकी चीजें हैं क्लियर, है ना? बाकी चीजें हैं क्लियर। एक मिनट, रिफ्रेश कैसे करते हैं भाई? ठीक है, एक मिनट, बस थोड़ा सा समय दीजिए, होंगी चीजें बेटर होंगी। ओके जी। बस ये और दिख जाए। चैट आपका नहीं दिख रहा है एक्चुअली ना। रिफ्रेश आप लोग कैसे करते हो? मुझे अभी ऑफिस से वो आया है कि जिसमें दिख रहा है कि आपका चैट दिख रहा है उनको, मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट का समय दीजिए। एक 2 मिनट का समय दीजिए। चैट आपका नहीं दिख रहा है, कभी रिफ्रेश किया ही नहीं मैंने। खैर कोई नहीं, हम लिखना शुरू करते। बाकी चैटिंग हम कल पढ़ लेंगे भाई, है ना? ये आपको अगर कुछ ज्यादा ही दिक्कत होगी, देखो मैंने आपको अभी एक मैसेज किया, क्या वो आप लोग को दिखाई दिया? मेरा मुझे दिख रहा है, ठीक है? मेरा मुझे दिख रहा है, आप लोग का कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है।
मेरा ही मुझे दिखाई दे रहा है। खैर कोई नहीं, शुरू करते हैं। ठीक है, आप बताना। संगीता जी, मेरे घर पे बोर्ड नहीं लगा हुआ है। हाँ, मुझे मैसेज नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए खैर कोई नहीं। अच्छा, एक सवाल पहले लिख लीजिए, आप उसके बारे में सोचिए तब तक आप उसके बारे में सोचिए, तब तक मैं और रिफ्रेश वगैरह करती हूँ। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन हमारा इसी से है, उसे हम बाद में लिखेंगे भी, मैं आपको लिखवाऊंगी पॉइंट वाइज। राइट। तो क्वेश्चन हमारा है, इसी वर्ष का है, आया हुआ। ओके जी। इसी वर्ष यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 2021 में पूछा है ये सवाल। सवाल क्या है, लिख लीजिए सवाल को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखें इसको। थोड़ा सा राइटिंग एक दो दिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। कल से मैंने दूसरा जुगाड़ किया है, दूसरा मतलब दूसरे किसी इसका टैब का। यहाँ पर लिखिए आप, क्वेश्चन जायसी से पूछा है, यानी कि यहाँ पर आपका जो क्या कहते हैं पद्मावत है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि जायसी ने, लिखे यहाँ पर, जायसी ने क्वेश्चन के बारे में सोच ले तब तक। जायसी ने इतिहास एवं कल्पना के सुंदर समन्वय जो हमने यहाँ पर लिखा था अभी। ठीक है, कल ही हमने इस बात पर चर्चा करी है। सुंदर समन्वय से यह सुंदर समन्वय से यह अत्यंत अत्यंत उत्कर्ष या अत्यंत उत्कर्ष का महाकाव्य दिया है। महाकाव्य दिया है। इस कथन के आधार पर इस कथन के आधार पर पद्मावत की समीक्षा करें। पद्मावत की समीक्षा करें। बाकी तो हमें डिक्टेट ही करना होता था वहां पर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। जायसी ने इतिहास एवं कल्पना के सुंदर समन्वय से यह अत्यंत उत्कर्ष का महाकाव्य दिया है। ठीक है, तो इस कथन के आधार पर हमें क्या करना है, समीक्षा करनी है इसको। तब तक आप बताइए मुझे कि आप इसे लिख सकते हैं या आप इसे नहीं लिख सकते हैं, सक्षम है इसमें लिखने में, इसको सक्षम है, बताइए एक बार यहां पर मुझे। जी, जायसी ने इतिहास एवं कल्पना के सुंदर समन्वय से 2021 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, 2021 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में यह सवाल आपका पूछा गया है। इसको देखने और समझने का प्रयास करें यहाँ पर कि यह क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताएं। इस प्रश्न पर हम क्लास की जो एंड है उसमें हम चर्चा करेंगे वहां पर। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैं आपके लिखवा दूंगी। कब पूछा गया है, मैंने जैसा बताया आपको कि यह प्रश्न आपका यूपीएससी 2021 मेंस एग्जाम में, यानी कि अभी पूछा गया है, मुख्य परीक्षा में आपका यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है जी, देखिए इसको एक बार। देखो प्रैक्टिस।
बताइए, जब हमारे ही ऐप में इतनी दिक्कत आ रही है तो भाई आपको तो बहुत ही परेशानी होती होगी। देखिए, मैं आप लोगों का चैट नहीं पढ़ पाऊंगी, ठीक है? तो करते हैं चीज़ों को। जी, चलिए, ओके मिहिर, ये सवाल कर लोगे आप लोग? ये क्वेश्चन कर लोगे? मुझे ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे? चलिए, जो चीजें हैं अभी पहले उनको करते हैं, इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे हम क्लास के एंड में, ठीक है? तो बताइए, यहाँ पर जो हमारी कल की चीजें थी, कल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे पद्मावत का। तो अब यहाँ पर हेडिंग डालिए कि पद्मावत पद्मावत की महाकाव्यात्मकता। यहाँ पर हेडिंग डालिए, पद्मावत की महाकाव्यात्मकता। आप मुझे वहां पर पूछ सकते हैं अगर आपको कोई चीज अड़ती है तो। पद्मावत की महाकाव्यात्मकता, ठीक है? हेडिंग डालिए। मतलब महाकाव्यात्मकता के लिए कुछ चीजें यहाँ पर जरूरी होती हैं, किस आधार पर हम किसी जो भी हमारा ग्रंथ है, जो भी हमारी रचना है, हम उसे किस आधार पर महाकाव्य कहेंगे, ठीक है? तो पद्मावत की महाकाव्यात्मकता, ठीक है, इस पर प्रश्न आता है कि क्या पद्मावत एक महाकाव्य है, अर्थात नहीं है। तो इसको लिखेंगे कि, शुरू करें इसको, कि ऐसी रचना लिखते जाएं। ऐसी रचना ऐसी रचना भाई आज के दिन मेहनत कर लें, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? ऐसी रचना जो जो ऐसी रचना जो अपने स्वरूप तथा ऐसी रचना जो अपने स्वरूप तथा आकार में ऐसी रचना जो अपने स्वरूप तथा आकार में बड़ी हो बड़ी हो विस्तारित हो बड़ी हो विस्तारित हो, उसे उसे महाकाव्य कहा जाता है। जो मतलब महाकाव्य यानी कि बहुत बड़ा है ना, कोई भी चीज ऐसी जो बहुत बड़ी हो, बहुत विस्तारित हो, ठीक है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको महाकाव्य कहा जाता है, ठीक है? तो ऐसी कोई भी रचना जो अपने रूप में, अपने आकार में बहुत ज्यादा बड़ी होती हो, उसको कहा जाता है महाकाव्य। अब क्या ये जो रचना है हमारी, क्या ये महाकाव्य रचना है? क्या यह महाकाव्य है? अब इस पर विचार कर लेते हैं। तो इसमें माने कि उसे, माने कि जो रचना बड़ी है, विस्तारित है, उसे महाकाव्य मानने के पीछे प्रश्न खड़ा होता है। सबसे पहली शर्त यही है कि भाई बड़ी हो, माने महाकाव्य। ऐसा कहा ना, तुम तो अलग टाइप का महाकाव्य या महापुराण लेकर के बैठ गए, यानी कि जब हम कोई चीज बहुत विस्तार में कहते हैं तो उसको हम महाकाव्य, महापुराण इस तरीके की संज्ञा देते हैं, ठीक है? तो कोई भी रचना जो अपने आकार में बड़ी हो, विस्तारित हो, उसे महाकाव्य मानने के पीछे प्रश्न खड़ा हो जाता है। उसे महाकाव्य
मानने के पीछे प्रश्न खड़ा हो जाता है। लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, महाकाव्य मानने के पीछे प्रश्न खड़ा हो जाता है। पद्मावत के संदर्भ में ही अनिवार्य रूप से पद्मावत के संदर्भ में भी अनिवार्य रूप से यही प्रश्न उठता है कि क्या यह रचना महाकाव्य है? पद्मावत के विषय में भी अनिवार्य रूप से यही प्रश्न उठता है कि क्या यह रचना महाकाव्य है? क्या यह रचना महाकाव्य है? इस विषय में सबसे पहला तर्क रामचंद्र शुक्ल की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पद्मावत एक प्रेम गाथा है। क्या है? पद्मावत एक प्रेम गाथा है। पद्मावत एक प्रेम गाथा है। यह एक संपूर्ण जीवन गाथा नहीं है। यह एक संपूर्ण जीवन गाथा नहीं है। पद्मावत एक प्रेम गाथा है। यह एक संपूर्ण जीवन गाथा नहीं है। यह एक संपूर्ण जीवन गाथा नहीं है। वहीं संपूर्ण जीवन गाथा नहीं है, अतः यह एक महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आती। अतः यह एक महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आती। ऐसा शुक्ल जी ने कह दिया कि भाई जीवन के एक पक्ष को ही इन्होंने दर्शाया है। और ये प्रेम गाथा भी क्या है? व्यक्तिगत प्रेम गाथा है। व्यक्तिगत का मतलब रतनसेन और पद्मिनी के जीवन की प्रेम गाथा है। इससे मानव समाज पर क्या फर्क पड़ा? यह कोई एक संपूर्ण जीवन गाथा नहीं है। जिस प्रकार से रामचरित मानस है, जिस प्रकार से तुलसी ने उसमें व्याख्या करी है श्री राम की, तो श्री राम वहां पर क्या कर रहे हैं? एक आर्थिक, एक सामाजिक, एक राजनीतिक, अन्य जीवन के तमाम पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं। ये केवल इन दो लोगों की प्रेम गाथा है। तो प्रेम गाथा को आप कहोगे कि महाकाव्य है, तो ये तो चीज सरासर गलत है। वहीं माता प्रसाद गुप्त ने पद्मावत को महाकाव्य मानने पर बल दिया है। वहीं मिहिर, देख पा रहे हो, विशाल, अरुण, ये सब आप लोग को दिखाई दे रहा है क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो हाँ जी, तो आप मुझे बता सकते हैं। यहां पर आ जाता है आपका, वहीं माता प्रसाद गुप्त ने इसे महाकाव्य मानने पर बल दिया है। कह रहे कि ये क्या है? ये एक प्रकार की महाकाव्य है। ठीक है, ये क्या है? महाकाव्य है। आगे लिखेंगे। लिखे आगे। वहीं विजयदेव एवं नित्यानंद तिवारी ने इस विवाद को ही, उन्होंने कहा डिबेट क्यों कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है हमें, ये डिबेट ही गलत है। वहीं विजयदेव शाही एवं नित्यानंद तिवारी ने इस विवाद को ही फिजूल बताया है। ये विवाद ही फिजूल है। कह रहे कि क्या पागलपन है, विवाद ही गलत है तुम्हारा, है ना? इस विवाद को ही फिजूल बताया है। उनका मानना है किनका? दो लोग हैं यहां पर,
देखो हमने 4 लोगों की बात करी, 4 लोगों के अंदर हमारे शुक्ल जी सबसे पहले आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद माता प्रसाद जी आ जाते हैं, यहाँ पर शाही जी आ जाते हैं और साथ ही साथ नित्यानंद तिवारी आ जाते हैं, 4 लोग। तो नित्यानंद तिवारी और शाही जी का मानना है कि भाई कोई भी रचना हो उस सबको महाकाव्य बना दोगे क्या आप? तो सब रचनाओं का हिसाब अलग अलग होता है, तो सब रचनाओं की रचना अलग तरीके से होती है, उनके काव्य की प्रकार अलग है ना। तो उनका मानना है कि प्रत्येक रचना को कि प्रत्येक रचना को महाकाव्य की कसौटी पर खरा नहीं, कि प्रत्येक रचना को महाकाव्य की महाकाव्य की कसौटी पर महाकाव्य की कसौटी पर खरा नहीं उतारा जा सकता, खरा नहीं उतारा जा सकता। यानी कि हमें करना ही क्यों है भाई ये डिबेट? प्रत्येक रचना की अपनी अलग अच्छी बुरी बातें हैं, तो तुम्हें ये विवाद करना ही क्यों है? खरा नहीं उतारा जा सकता। प्रत्येक रचना का प्रत्येक रचना का अलग स्वरूप होता है, अलग स्वरूप होता है, तो अलग स्वरूप होता है, तो उसके स्वरूप के अनुसार उसके स्वरूप के अनुसार उसके स्वरूप के अनुसार उसके स्वरूप के अनुसार उसके काव्य रूप का उसके काव्य रूप का निर्धारण कर लिया जाए, उसके काव्य रूप का निर्धारण कर लिया जाए। ये चीज हो गई आपकी, उसके काव्य रूप का निर्धारण कर लिया जाए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा लिख लिया आप लोगों ने? एक बार और एक व्यक्ति से संपर्क कर लो ताकि उनसे क्या मदद मिल सकती है हमें लाइव चैट देखने में, है ना? देख लेते हैं। हेलो जी सर, मैं ना घर से क्लास ले रही थी, घर से क्लास ले रही थी, तो सर मेरे में ना लाइव चैट नहीं दिख रहा है हिंदी साहित्य वाले में ना एप्लीकेशन, मैंने रिफ्रेश भी कर लिया हिंदी। हाँ जी सर मुझे नहीं दिख रही मेरे ऐप में। हाँ जी हाँ जी, अच्छा हाँ मुझे दिख ही नहीं रहा ना सर, फोन में ही तो नहीं दिख रहा ना सर। हाँ जी सर, किसी में भी नहीं दिख रहा सर, मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब ये देखो मैंने वो रिफ्रेश भी। हाँ जी, वो देख रहे हैं, ठीक है। फास्ट मतलब तेज बोलना है क्या? वो अभी मुझे सर ने बताया कि आप लोग ऐसा कोई कमेंट कर रहे हैं फास्ट बोलने वाला, या लाउड बोलना है या फास्ट बोलना है, एक बार बताओ, ठीक है जी। हाँ जी ओके, चलिए अब लिखिए आगे इसमें कि किसी भी रचना को महाकाव्य कहने के लिए, किसी भी रचना को महाकाव्य कहने के लिए, किसी भी रचना को महाकाव्य कहने के लिए बाहरी लक्षणों के साथ साथ बाहरी लक्षणों के साथ साथ आंतरिक लक्षणों की भी आवश्यकता होती है, आंतरिक लक्षणों की भी आवश्यकता होती है जो उस रचना में निहित होते हैं, जो उस रचना में निहित होते हैं। रचना में निहित होने का मतलब क्या है? कि जो उसका कथानक है उसके आधार पर उसके जो वहां पर कथानक में पार्टिसिपेट करने वाले पात्र हैं, उसकी जो स्टोरी है, उसका एक सामाजिक इम्पैक्ट है, ये तमाम चीजें वहां पर कैसी हैं, है ना। तो जो बाहरी कारण है कि भैया वो इतनी लंबी चौड़ी रचना है, इतने उसमें पात्र हैं हजारों, इतनी उसकी लंबी कहानी है, इतने वर्षों तक चली है, इसकी बजाय
ये वाले जो रचना में निहित पार्ट, यहाँ पर पार्ट्स होते हैं, ये मोर इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, समझ गए इस चीज को? ये क्या होते हैं? ये मोर इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कौन से? अब रचना में निहित कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? रचना में निहित पार्ट्स का हमारा मतलब है कि उसका जो चरित्र है, चरित्र यानी या आप कह सकते हो उसका जो नायक है, नायक का चरित्र, यानी कि जो हीरो आदमी है उसका, जिसके ऊपर वह कहानी बेस्ड है या जिसके ऊपर वह कहानी इर्द गिर्द घूम रही है, उसका चरित्र कैसा है? उदात्त है या अनुदात्त है? अब मैंने दो शब्द आपके सामने बताए, एक का मतलब है उदात्त और एक का मतलब है अनुदात्त। अब इन दोनों का अंतर आपको पता होगा। उदात्त चरित्र श्री राम का है रामचरितमानस के अंदर। ता आजीवन उन्होंने अपनी पत्नी के अलावा दूसरी किसी औरत की तरफ नजर भी भर के नहीं देखा। दूसरी बात, अपने माता पिता की इज्जत रखने के लिए, उनका सम्मान रखने के लिए उन्होंने त्याग करा, और त्याग के रूप में क्या किया? वह स्वयं वन में जा पहुंचे। समझ रहे हैं इस बात को? स्वयं कहां पहुंच गए? वन में जा करके पहुंच गए। ठीक है, तो ये है एक प्रकार का उदात्त चरित्र। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का उदात्त चरित्र है ना। दूसरा, यहां पर हमारे जो इनके हीरो हैं रत्नसेन महाराज, तो रत्नसेन महाराज देख लीजिए आप, एक विवाह के पश्चात भी वो दूसरे विवाह कर रहे हैं। जी सर, जी नहीं हुआ सर। सर मेरे पास नहीं आ रहे। सर मैं क्या करूं फिर बताइए? हेलो सर, क्या कर सकती हूँ? मतलब मैं क्या करूं? सारे ही है सर। सर नहीं आ रहा है, किसी में भी नहीं आ रहा है ना। मैंने चारों बैचेस पहले देखे तब मैंने आपको बोला। सर एक बार आप मेरे को वो भेजेंगे ईमेल आईडी और। हाँ जी। हम्म, नहीं सर, वो तो ठीक है, वो आपको दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे हैं ना सर, वो मैं पूछ रही हूँ मुझे क्या करना है। अ, मोनिका सिंह। जी, मैं आपको भेज रही हूँ सर, मैसेज कर रही हूँ। ठीक। देखते हैं क्या बेटर हो सकता है। ठीक है, पहला दिन है इसलिए चीज़ों को सेटल करने में थोड़ा सा समय लगेगा। ओके, मेरी कोई भी बात आप तक, मतलब मेरी तो पहुंच रही है, आपकी कोई भी बात मुझ तक नहीं पहुंच रही है ना। तो धैर्य धारण करके बैठे। जी, वो मुझे बता रहे हैं आप क्या कमेंट कर रहे हो। मैंने कहा वो चीज़ ठीक है, बट मुझे नहीं पहुंच रहे ना। ओके, थैंक यू सो मच विशाल, एवरीथिंग इज ओके। ठीक 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 ठीक। ठीक है, आज के दिन थोड़ा देखिए, बाकी आपको वहां से ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरी भी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण ये हुआ है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो उदात्त और अनुदात्त, तो यहाँ पर क्या है? अंतर्निहित जो कारण होंगे वो रचना के अंदर होंगे। रचना के अंदर वाले कारण लिख लीजिए। यहाँ पर लिखिए कि मैंने कहा कि रचना में निहित कारण का भी होना आवश्यक है, तो लिखिए इसमें कि इन लक्षणों में नायक का चरित्र, इन लक्षणों के अंतर्गत नायक का उदात्त चरित्र, इन लक्षणों के अंतर्गत नायक का उदात्त चरित्र। ठीक है, नायक का उदात्त चरित्र। दूसरा, कोमा लगा के, नायक के द्वारा किया गया उदात्त कार्य, उदात्त कार्य कुछ ऐसा काम किया हो जिससे समाज का कोई भला हुआ हो। जैसे वहां पर क्या है? रावण को मारना, यानी कि असत्य पर सत्य की विजित होना। ठीक है, तो नायक के द्वारा किया गया उदात्त कार्य। तीसरा लिखिए, जीवन के तमाम पहलुओं का, जीवन के तमाम पहलुओं का रचना में, तमाम पहलुओं का रचना में समावेशन, समावेशन। ठीक है, समावेशन यानी कि एक प्रकार से जो कंप्लीट जीवन होता है उसके अलग अलग पहलू होते हैं।
ठीक है, जैसे परिवार है, जैसे समाज है ना, इन सब का एक एक इंक्लूडनेस इसमें क्या है, केवल और केवल प्रेम है ना, ये प्रेम तो संपूर्ण जीवन नहीं हुआ ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर उन सभी पहलुओं का समावेशन, ठीक है, समावेशन एवं एवं समाज पर पड़े एक औदात्य, समाज पर पड़े एक औदात्य यानी महान या अच्छा पॉजिटिव प्रभाव, ठीक है, समाज पर पड़ा एक औदात्य प्रभाव आदि बिंदु, आदि बिंदु, आदि बिंदु महाकाव्यात्मकता, आदि बिंदु महाकाव्यात्मकता महाकाव्यात्मकता की महाकाव्यात्मकता की श्रेणी में किसी रचना को खड़ा करते हैं, महाकाव्यात्मकता की श्रेणी में किसी रचना को खड़ा करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा यहाँ पर एक तरीके का किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी रचना को महाकाव्य बताने के पीछे ये हमारा एक उद्देश्य होता है, ठीक है, या फिर ये एक आधार होता है। अब आप बताओ मुझे इसमें कहाँ आपको दिखाई दिया कि कोई औदात्य चरित्र है, क्या चरित्र है, ठीक है, पता ही नहीं, देखेंगे मुझे कमेंट। आगे लिखो भाई, क्या कर सकते हैं, देखते हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ से सब ठीक है, यहाँ से सब ठीक है। अब आपके साथ भी ऐसे इश्यूज होते होंगे। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट। ठीक है, आज मुझे समझ आया। ठीक है, कि किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को भी हो जाती होंगी। खैर कोई नहीं, चलो ओके, आगे लिखें, आगे लिखें जी। लिखिए इसमें, जायसीकृत, जायसीकृत पद्मावत, जायसीकृत पद्मावत में, पद्मावत में लौकिक कथा, यानी लौकिक कथा जो लोक में प्रचलित थी, वही है ना लौकिक कथा, तो उसे कहानी सुना रहा है, रूप सौंदर्य कर रहा है, ठीक है। जायसीकृत पद्मावत में लौकिक कथा के दो उद्देश्य हैं, दो उद्देश्य हैं। पहला, पहला क्या है उद्देश्य, कि यहां पर जो राजा रत्नसेन है बहुत प्रेम करते हैं इनको, पद्मावती जी को, ठीक है। दूसरा, इनका जो विवाह आदि है, उस विवाह के बाद में जो रत्नसेन है उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो लिखे इसमें कि पहला, रत्नसेन और राजकुमारी पद्मावती, या फिर पद्मावती ही लिखे, रत्नसेन एवं पद्मावती, पहला रत्नसेन एवं पद्मावती का विवाह, रत्नसेन एवं पद्मावती का विवाह, एक उद्देश्य यह है लौकिक कथा का कि उनका विवाह कराना है, ठीक है, दोनों प्रेम में है और उनका आपस में उनका विवाह कराना है, यह जायसी का एक यहां पर उद्देश्य है। दूसरा, दूसरा दूसरा उद्देश्य यह है कि, दूसरा उद्देश्य यह है कि रत्नसेन, रत्नसेन की मृत्यु, रत्नसेन की मृत्यु पर रानी पद्मावती का सती होना, रानी पद्मावती का क्या होना, सती होना, ये एक चीज को दिखा रहा है यहां पर, रानी पद्मावती का सती होना। समझ आई बात। इनमें से इनमें से इनमें से पहला उद्देश्य जो ये विवाह हो रहा है, मुझे एक बात बताइए, इसमें कौन सा महान कार्य कर दिया है इन्होंने,
और यहां पर महान नहीं, इवन क्राइम कर दिया है, समझ रहे हैं आप? क्राइम कर दिया। एक पत्नी है तुम्हारी और तुम दूसरी को खोजने निकल लिए हो, उससे शादी भी कर लियो, ना केवल खोजे हो, शादी भी कर लियो। तो इनमें से पहला कार्य, इनमें से पहला उद्देश्य या कार्य उदात्त बिल्कुल भी नहीं है। उदात्त बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज समझ में आई आपको? बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है जो किसी महाराज को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजा को, रंक को, किसी को भी करना चाहिए। एक पत्नी के होते हुए तुम्हें दूसरे शादी नहीं करना चाहिए, ठीक है? इसमें से पहला कार्य उदात्त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्योंकि यह कार्य रत्नसेन के व्यक्तिगत प्रेम, यह कार्य रत्नसेन के व्यक्तिगत प्रेम को दर्शाता है एवं रत्नसेन का पद्मावती से विवाह उस कार्य का परिणाम है। यानी इन्होंने क्या किया? साधना करी, एक तरीके से गए 1600 साधुओं को लेके वहां पर चल पड़े। वहां जाकर के बीच में इंटरफेरेंस कराने के लिए शिव पार्वती जी आए, कह रहे अरे चलो इनका विवाह करा दो बेचारों का, ठीक है? तो ये कार्य उदात्त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह इनका व्यक्तिगत प्रेम है और उस व्यक्तिगत प्रेम को कहां पर जाकर के एक रिजल्ट मिला, एक परिणाम मिला। तो परिणाम मिला कहां पर? विवाह करके, जिससे कोई समाज का कल्याण भला नहीं होने वाला है। ये क्या है? एक पत्नी के जीवित रहने पर यदि तुम दूसरा विवाह करते हो तो यह एक प्रकार का अपराध माना जाता है। चलो ठीक है, उस समय नहीं अपराध माना जाता था, पर कोई अच्छी बात तो नहीं है। अगर हम नागमती के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो नागमती की क्या गलती थी? नागमती ने क्या ऐसा बेचारी को वो था? वो अपने पति के होते हुए यदि दूसरे पति के साथ शादी कर लेती तो ये समाज क्या उसे अच्छी कहता? तो हमें राजा को भी अच्छा नहीं कहना चाहिए। यानी कि यह बिल्कुल भी उदात्त कार्य राजा के द्वारा नहीं किया गया। इतनी चीज समझ में आगे देखें। दूसरे कार्य जिसमें रानी पद्मावती, दूसरा कार्य जिसमें रानी पद्मावती अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो रही है, कुछ साहित्यकारों ने इसे उदात्त कार्य की श्रेणी में रखा है। क्यों उदात्त कार्य की श्रेणी में रखा है? क्यों रख दिया भाई? कह रहे हैं ये त्याग है उसका, ठीक है? महिलाओं का त्याग होता है। लेकिन कुछ साहित्यकारों ने उसे उदात्त कार्य की श्रेणी में रख दिया है, क्योंकि इस कार्य में त्याग की भावना है, और इसे तत्कालीन समाज, जो उस समय का समाज था, इसे तत्कालीन समाज के केंद्रीय मूल्य के रूप में माना जाएगा। केंद्रीय मूल्य यानी कि एक प्रकार का जो हमारी सोसाइटी बनी हुई है, उस सोसाइटी में बहुत सारे वैल्यूज है, बहुत सारे सिद्धांत है, बहुत सारे जो है मूल्य है। आप बताइए मुझे कि जब राजा राम मोहन राय कब आए हैं, कब किया है? अच्छा आज तो आप बता नहीं पाओगे, मतलब आप तो बता पाओगे, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। जब राजा राम मोहन राय यहाँ पर आकर के सती एबोल्यूशन कर रहे हैं, सती प्रथा का अंत कर रहे हैं, तो सती प्रथा का अंत ऐसे ही हो गया था? नहीं, राजा राम मोहन राय को इसके लिए तमाम तरीके के जो कहेंगे कि प्रताड़ना सहनी पड़ी। क्यों सहनी पड़ी? क्योंकि ये जो उस समय का समाज था, ये सती प्रथा को पूरी तरीके से एग्जैक्टली कह रहा था कि ये सही है। ये क्या है? सही है सती प्रथा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पति हुआ करते थे, पत्नी उनकी अर्धांगिनी है, और पत्नी और पति में उम्र का काफी अंतर हुआ करता था। अगर आप उस समय का देखें, पति काफी एजेड हुआ करते थे और पत्नियां जो थी वो बच्चियां हुआ करती थी या बहुत कम एज की हुआ करती थी। ऑब्वियसली पति की मृत्यु पहले हो जाती थी, तो पत्नी की जो आर्थिक डिपेंडेंसी इस पति के ऊपर थी वो खत्म हो गई। दूसरा, इस पत्नी को समाज में कौन देखेगा? तो उस समय के लोगों ने जो तर्क लगाया, जो आर्ग्यूमेंट लगाया था, वो ये लगाया था कि यदि पति की मृत्यु हो गई बीमारी से, किसी एक्सीडेंट से, किसी भी कारण से, तो इस पत्नी को जीने का कोई अधिकार नहीं है और इसको भी यहां पर मर जाना
चाहिए, तो इस तर्क को, इस रेशन को, इस रीजन को वो सही बताते थे और इसके खिलाफ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता था कि ये गलत है कि सही। ना पत्नियां करती थी, ना उतना उनको लोग को बेचारी को पता था। ठीक है, तो यहां पर इस पत्नी को जलाया जाना, जिंदा जलाया जाना, इस समाज में, जो समाज था उस समय का, उस समाज में एक जस्टिफिएबल था, यानी कि जस्टिफाई कर पाते थे इसे लोग कि भैया क्या करोगे तुम जिंदा रह के भी, है ना। तो जब राजा राममोहन राय या उनके साथ में विलियम बेंटिक आए और उन्होंने कई तरीके के मतलब मना करी कि ये चीज गलत है, प्रैक्टिस को हमें बंद कर दिया जाना चाहिए, एबोलिश कर दिया जाना चाहिए, तो इनको मारने तक की लोगों ने धमकी दी और इनके खिलाफ कई प्रकार के षड्यंत्र चलाए गए कि इस चीज को हम खत्म नहीं करेंगे, ये चीज अच्छी है और ये चीज बेटर है, और अगर आप इसमें कोई मतलब ना नुकर करते हो तो आप गलत हो, क्योंकि आप समाज की चीजों को छेड़ रहे हो। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर सती हुई है, ये इसे कहा कि देखो कितनी अच्छी औरत थी और अपने पति के प्रति त्याग की भावना देखो कि यदि पति नहीं रहा तो रानी पद्मिनी मर गई। तो यानी कि उस समय के तत्कालीन समाज का केंद्रीय मूल्य हुआ करता था। ठीक है, उस समय के समाज का केंद्रीय मूल्य हुआ करता था। ये चीज समझ में आई? एक बार मेरे को वहां पे बताइए आप लोग, मुझे वहां पर चेक करके कि आपको चीजें समझ में आ रही है क्या। जी बताइए एक बार, बताइए एक बार, है ना, समझ में आया कि क्यों उसको हमने नहीं माना। ओके, तो यहां पर इसको थोड़ा बहुत माना जा सकता है कि ठीक है, इसने एक औदात्य कार्य कर दिया, इसने एक बहुत महान कार्य कर दिया, पत्नी ने मर के। ठीक है, समझ आई बात? आगे लिखे, अगले उसमें लिखेंगे अगले पैरा से कि यदि यदि पद्मावत के नायक, यदि पद्मावत के नायक, क्या नाम है नायक का? रत्नसेन के नायक रत्नसेन की औदात्यता का विश्लेषण किया जाए, यदि रत्नसेन की औदात्यता, राइटिंग इतनी भी खराब नहीं आ रही है, ठीक है, औदात्यता का विश्लेषण किया जाए, विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता है, जाए तो ज्ञात होता है, तो ज्ञात होता है कि उनमें यानी रत्नसेन में औदात्यता के मूल्य विद्यमान नहीं थे, उनमें औदात्यता के मूल्य थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अंजलि, अंचल, विशाल, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो उनमें औदात्यता के मूल्य विद्यमान नहीं थे। ठीक है, लिखे आगे, नायक के औदात्य का अर्थ यह है, नायक के औदात्य का अर्थ यह है कि नायक को मतलब रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। लिखिए, नायक को उत्तरदायित्व समझना चाहिए कि मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति, परिवारों के प्रति। आई विल सेट एन एग्जाम्पल। यही तो होता है ना, एक महान व्यक्ति कौन होता है? आप किसको फॉलो करते हो? कि भैया वो आदमी था, उसे मैं फॉलो करती हूँ, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही मतलब मुझे कैरेक्टर में, आपको याद हो B.R. अम्बेडकर जी का एक किस्सा मैं पढ़ रही थी, आप देख सकते हैं, आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी बुक्स लगी हुई है, कैन यू सी? ठीक है, तो ये मेरी अपनी एक छोटी सी जो है कह सकते हैं आपकी लाइब्रेरी है घर में ही, मतलब कि वैसे आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट के यहाँ पर ऐसा ही कुछ देख सकते हैं, बट ये बहुत लंबी चौड़ी है और आप अगर इसमें थोड़ा सा और देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, जूम बूम भी लिया करेंगे हम, तो उसमें भी दिखाऊंगी मैं चीजों को। तो अगर यहाँ पर आप एक अलमीरा देखेंगे, इसमें पूरा जो है बाबा साहब का पूरा जितना उनका संग्रह है वो सब भरा पड़ा है। अप्रोक्सीमेटली देयर आर 80 बुक्स इन द सेकेंड रैक। तो मैं उनका एक किस्सा मैंने पढ़ा कि उनकी एक महिला मित्र होती थी, जब वो वहां पर इकोनॉमिक्स में अपना रिसर्च कर रहे थे, तो उनकी जो महिला मित्र थी, तो वो चाहती थी कि वो भारत आए और भारत आकर के यहाँ के जो दलित कम्युनिटी सो कॉल्ड और यहाँ की जो महिलाएं, उनका कुछ भला कल्याण करे, उनका है ना, उनको कुछ अपनी तरफ से उनको उनके जीवन में कंट्रीब्यूट करे कुछ चीजों को, है ना, अवेयरनेस और ये सारी मूल्य एंड ऑल। तो B.R. अम्बेडकर ने सीधे मना कर दिया उनको, बोला कि मैंने वहां पर बहुत कमाया है, जो भी चीजें हैं वो मैंने अपने दम पर जो भी कमाया है, अपना जो भी इज्जत, ये तो एक
जो औरत होती है, औरत के चरित्र को यदि आप किसी के साथ जोड़ दोगे तो कहीं का नहीं रहता। ऐसे ही पुरुष के चरित्र को आप औरत की जिंदगी में, अरे देखा है, चल चल ऐसे कर दोगे, तो यानी कि उदात्तता एक बड़ी चीज है, तो कैरेक्टर एक बड़ी चीज है उसी प्रकार से, है ना। तो नायक का क्या उत्तरदायित्व है सोसाइटी के प्रति कि मुझे क्या इन्हें योगदान देना है, क्या कंट्रीब्यूट करना है, समझ रहे हैं। तो यहां पर आप लिखिए कि नायक का उत्तरदायित्व, नायक का उत्तरदायित्व तथा त्याग की भावना, ये चीज मैटर करती है। नायक का उत्तरदायित्व तथा त्याग की भावना, नायक का साहसी होना, साहसी होना। अब बताइए आप मुझे कि हमारे रत्न सेन जी कितने साहसी हैं। हमारे रत्न सेन जी अपनी शादी की बात तो कर नहीं पा रहे, अपने ससुर को तो मना नहीं पा रहे हैं, वहां पर तो शिव जी को एंट्री लेनी पड़ गई। नायक जी हमारे धैर्यवान है नहीं, लिखे आगे, नायक का धैर्यवान हो, धैर्य पेशेंस नहीं है जरा सा, बार बार विचलित हो जाते, धैर्यवान होना और स्वयं पर नियंत्रण होना। क्या है? स्वयं पर नियंत्रण ही बेचारे का नहीं है, बस चाहिए तो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, स्वयं पर नियंत्रण होना एवं एवं अपनी भावनाओं पर, अपनी भावनाओं पर काबू करना, काबू करना यानी कि एक प्रकार से कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। पता नहीं क्या क्या मन करता है भाई करने का, तो नहीं, क्या सब कर लोगे? नहीं, अपनी भावनाओं पर काबू होना, ये सब विशेषताएं, ये सब विशेषताएं होनी चाहिए। यानी कि नायक के उदात्तत्व का अर्थ है कि नायक उत्तरदायित्व तथा त्याग की भावना, नायक का साहसी होना, नायक का धैर्यवान होना, स्वयं पर नियंत्रण होना, अपनी भावनाओं पर काबू करना, ये सब नायक की औदात्य की विशेषता के अंतर्गत आती है। ठीक है। पद्मावत के नायक, पद्मावत के नायक राजा रत्नसेन, पद्मावत के नायक राजा रत्नसेन, राजा रत्नसेन का क्या है? राजा रत्नसेन का इन विशेषताओं से, इन विशेषताओं से वंचित होना उनके 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 अनुदात्त चरित्र की या फिर औदात्य न होने की, उनके औदात्य न होने की विशेषता को परिलक्षित करता है, विशेषता को परिलक्षित करता है। परिलक्षित करता है, लिख लिया। राजा रत्नसेन एक पत्नी के होते हुए, एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरा विवाह या शादी, जो आपको लिखना है, शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। कोमा अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए, अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए अपनी मां और पत्नी को छोड़कर, अपनी मां और पत्नी को छोड़कर कई महीनों तक घर से चले जाते। क्या उत्तरदायित्व है ये? कुछ अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए अपनी मां एवं पत्नी को छोड़कर, अपनी मां एवं
पत्नी को छोड़कर घर से चले जाते हैं, घर से चले जाते हैं। आगे लिखिए। बात बात पर, बात बात पर हार मान लेते हैं, हार मान लेते हैं, कोमा पद्मिनी का रूप सौंदर्य सुन मूर्छित हो जाते हैं, पद्मिनी का रूप वर्णन सुन मूर्छित हो जाते हैं। ये क्या पागल है? नहीं, मूर्छित हो जाते हैं। बार बार, बार बार ईश्वर को उनकी मध्यस्थता करने आना पड़ता है, उनकी मध्यस्थता करने आना पड़ता है। समझ रहे हैं? अतः स्पष्ट है कि इन कारणों से, इन सभी कारणों से, इन सभी कारणों से पद्मावत की नायक, पद्मावत के नायक राजा रत्नसेन, राजा रत्नसेन की औदात्यता भंग हो गई, औदात्यता भंग हुई है। ये तो स्पष्ट है भाई। हम इन्हें औदात्य, तो एक जो हमारा बेस था कि ये महाकाव्य है या नहीं, तो वो बेस तो गलत हो गया। यानी कि एक चीज हमारी क्या हो गई, कट गई यहां पर। ये चीज समझे आप? यानी कि एक बेसिस जिसके आधार पर हम ये, अगर हमारे नायक उदात्त चरित्र के होते तो हम ये कह सकते थे कि ओके, एक आधार पर तो है कम से कम। ठीक, समझ गए? समझ गए? यहीं पर आप लिखें अगली लाइन में, उससे एक पॉजिटिव इफेक्ट जाता है जब आप उत्तर में लिखते हैं। लिखें, यदि तुलसी कृत रामचरित मानस, तुलसीदास कृत रामचरित मानस, थोड़ा कंपेयर कर लेंगे। रामचरित मानस के नायक श्री राम से, श्री राम, नायक श्री राम के उदात्त चरित्र को देखा जाए तो उनके अंदर त्याग की भावना इतनी है, उनके अंदर त्याग की भावना इतनी है कि अपने पिता के वचन की रक्षा करने हेतु 14 वर्ष के वनवास चले गए। समझ रहे हैं? 14 वर्ष के वनवास को चले गए। अपनी पत्नी के सम्मान, अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा हेतु रावण से युद्ध लड़ा, रावण से युद्ध किया। समझ रहे? आजीवन पत्नीव्रता रहकर अपने संयम को, आजीवन पत्नीव्रता रहकर अपने संयम को स्थापित करते हुए, अपने संयम को स्थापित करते हुए जिए। स्वयं ईश्वर होते हुए भी चमत्कारों से दूर रहे। यानी वो भी तो कर सकते थे, वो तो ईश्वर है भी नहीं रत्नसेन, तब बुला लेते हैं शिव जी पार्वती को। ये ईश्वर है फिर भी नहीं बुला रहे।
स्वयं ईश्वर होते हुए भी चमत्कारों से दूर रहे तथा जटिल से जटिल समस्या का समाधान भी स्वयं ही कर लिया तथा जटिल से जटिल समस्या का समाधान भी स्वयं ही कर लिया। चीज आई समझ में? समझ रहे हैं जी? जटिल से जटिल समस्या का समाधान भी स्वयं ही क्या कर लिया? जटिल से जटिल समस्या भी स्वयं ही इन्होंने समाधान कर ली। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को जी? ठीक है, सारी चीजों का, समस्याओं का समाधान भी इन्होंने, अतः क्या है यहाँ पर? ये उदात्त है और वो उदात्त नहीं है। आगे लिखे, महाकाव्यात्मकता महाकाव्यात्मकता का अगला आधार, महाकाव्यात्मकता का अगला आधार रचना में प्रस्तुत जीवन की संपूर्णता से, जीवन की संपूर्णता से, महाकाव्यात्मकता का अगला आधार रचना में प्रस्तुत जीवन की संपूर्णता से है। समझ रहे हैं? यानी यदि हमारी कोई रचना जिसमें जीवन के कई पहलुओं को डाला गया हो तो रचना क्या है? महाकाव्य है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके जी, धन्यवाद आपका। ठीक है अंजलि, चलिए आगे लिखिए। आगे भाई, बीच बीच में मुझे देखना पड़ जाता है ये वाला ना फोन, इस फोन में है बट ऐप ही नहीं चल रहा है तो क्या करूँ? मतलब आज रियलाइज हुआ कैसे कैसे आप लोग समय बिताते हो अपना। प्रॉब्लम्स होती होंगी, इट्स वेरी ऑब्वियस। चलिए याद रखिए, तो फिर भी उसमें पता चलते रहता है ना कि आवाज, दिखना वगैरह सब ठीक चल। लिखिए इसमें कि इस आधार पर, यानी इस आधार पर रामचरितमानस में, इस आधार पर इसमें देखेंगे रामचरितमानस में जीवन के, रामचरितमानस में जीवन की संपूर्णता को प्रस्तुत किया गया है। इस आधार पर यदि हम देखें रामचरितमानस को तो वहां पर जीवन की संपूर्णता, इनकी लाइफ के कई सारे एस्पेक्ट्स को दिखाया गया है। ठीक है, जैसे जैसे पारिवारिक स्तर पर, जैसे पारिवारिक स्तर पर, ठीक है जी, यानी कि फैमिली के स्तर पर, यहाँ पर राजनीति के स्तर पर, ठीक है, धर्म एवं नैतिकता, धर्म एवं नैतिकता के स्तर पर, धर्म एवं नैतिकता के स्तर पर, धर्म एवं नैतिकता के स्तर पर, ठीक है, लिख लिया भाई? इसमें तो पेज वेज जोड़ने में भी हमें नहीं आता है ना अभी इतना। ठीक है, चलिए जी, लिख लिया? हाँ जी, ये सही लग रहा है, ग्रीन वाला कलर ना। चलिए लिखे आगे कि एवं
एवं जीवन की जटिलताओं यानी कॉम्प्लेक्सिटी। रामचरितमानस में क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स जीवन हुआ होगा राम का जब उन्हें यह पता चला कि वो आज राज सिंहासन पर बैठने वाले थे और आज ही रात को पता चल गया, मतलब दिन में जब भी, कि आज वो वनवास में जाने वाले। तो कितना कॉम्प्लेक्स लाइफ हो गया होगा। जब उन्हें यह पता चला होगा कि उनकी पत्नी कोई उठा के ले गया, तो कितना कॉम्प्लेक्स लाइफ हो गया होगा। समझ रहे हैं। एवं जीवन की सभी जटिलताओं, सभी जटिलताओं एवं जीवन की सभी जटिलताओं का भी वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। एवं जीवन की सभी जटिलताओं का भी वर्णन रामचरितमानस में बड़ी गंभीरता से किया गया है। रामचरितमानस में बड़ी गंभीरता से किया गया है। वही यदि जायसीकृत पद्मावत का विश्लेषण किया जाए, वहीं यदि जायसीकृत पद्मावत का विश्लेषण किया जाए, पद्मावत का विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता है, किया जाए तो ज्ञात होता है कि इसमें जीवन के कुछ पक्ष जैसे प्रेम, वियोग एवं वीरता, प्रेम, वियोग एवं वीरता का ही समावेशन किया गया है, अन्य पक्षों को जीवन में लाया ही नहीं गया। अन्य पक्षों को जीवन में लाया ही नहीं गया। समझ रहे हैं। दूसरी तरफ राजा रत्नसेन एक पत्नी के होते हुए, राजा रत्नसेन एक पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री के विषय में सुनकर मात्र सुनकर मूर्छित हो जाते हैं। तो इसमें कोई गंभीर जटिलता नहीं है, यानी कि इसे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स थोड़े, तुम पागल हो क्या, कोई गंभीर जटिलता नहीं। साथ ही रत्नसेन का व्यवहार त्याग, धैर्य तथा आत्मविश्वास युक्त नहीं है। स्वयं ईश्वर को आकर मध्यस्थता करनी पड़ती है। बार बार स्वयं ईश्वर को आकर के मध्यस्थता करनी पड़ती है, मध्यस्थता करनी पड़ती है। समझ गए। इसकी अपेक्षा रामचरितमानस में परिस्थितियां गंभीर एवं जटिल है। रामचरितमानस में परिस्थितियां गंभीर एवं जटिल है। जिस समय श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, जिस समय
श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, ठीक उसी समय रानी कैकेयी ने दशरथ से वरदान मांग लिया। ठीक उसी समय रानी कैकेयी ने दशरथ से वरदान मांग लिया। यह दशरथ के लिए एक गंभीर परिस्थिति थी। यह राजा दशरथ के लिए गंभीर परिस्थिति थी, जिसमें एक तरफ उनके लिए वचन तोड़ना संभव नहीं था, उनके लिए वचन तोड़ना संभव नहीं था, तोड़ना संभव नहीं था, एवं दूसरी ओर अपने प्रिय पुत्र को अपने से दूर भेजना, अपने प्रिय पुत्र को अपने से दूर भेजना भी उनके लिए कष्टकारी था, कष्टकारी था। इसलिए इस परिस्थिति का सामना श्री राम ने अपने त्याग से किया, किससे किया? अपने त्याग से वो इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। श्री राम ने कहा कि ठीक है, हम जाते हैं, कोई इसमें क्या है, कोई कुछ नहीं, माता जी को ऐसा अच्छा लग रहा है, ओके। इस परिस्थिति का सामना श्री राम ने कैसे किया? जाकर के किया वहां पर, समझ रहे हैं? लिखिए आगे, दूसरी स्थिति सीता के अपहरण, दूसरी स्थिति राम की पत्नी सीता के अपहरण एवं रावण के साथ युद्ध करने के समय, हालांकि बहुत सारी परिस्थितियां आई, अब हम सबका विवरण तो वैसे नहीं करने इधर। रावण के विरुद्ध युद्ध के समय उत्पन्न हुई, जब एक तरफ महाशक्तिशाली रावण, जिसने इंद्र भगवान को छोटी मोटी चीज तो थे नहीं, जिसने इंद्र भगवान के साथ भी युद्ध किया हुआ है, या हरा दिया था शायद इंद्र भगवान को, जिसने स्वयं इंद्र भगवान के साथ में युद्ध कर उन्हें हराया हुआ है। इस समय की जटिलता में श्री राम ने अपने नेतृत्व कुशलता यानी कि लीडरशिप, नेतृत्व कुशलता एवं बुद्धि के प्रयोग, भाई उनके पास तो सेना थी प्रॉपर ट्रेंड, यहां पर क्या है, भालू वालू बंदर बंदर, बताइए जरा। बुद्धि के प्रयोग से सीता माता को छुड़ाया एवं असत्य पर सत्य की विजय को स्थापित किया। असत्य पर सत्य की विजय को क्या किया? स्थापित किया। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? इतनी चीज बताएं यहां तक के कि यहां तक की चीज समझ में आई या नहीं? हाँ जी, समझ रहे? दूसरी तरफ पद्मावत में चमत्कार एवं नाटकों से रचना के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश की,
प्रभाव डालने की कोशिश की, जिससे रचना स्वयं में एक नाटक बनकर रह गई। रचना स्वयं में एक नाटक बनकर रह गई। इतना नाटक है, इतना नाटक है यार, बार बार तुम बेहोश क्यों हो जाते हो? है, स्वयं में एक नाटक बनकर रह गई। आगे लिखिए। महाकाव्य महाकाव्यात्मकता की अंतिम कसौटी है कि महाकाव्यात्मकता की अंतिम कसौटी है कि रचना का एक उदात्त प्रभाव पड़ना चाहिए। जहां तक इस रचना के प्रभाव का जहां तक इस रचना के प्रभाव को देखा जा सकता है, तो पद्मावती एवं नागमती का सती होना एक त्याग की भावना को दिखाता है। किसको दिखाता है? त्याग की भावना को दिखाता है। त्याग की भावना को दिखाता है एवं रत्नसेन का देवपाल पर आक्रमण अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा या सम्मान लिख लो, या सब प्रतिष्ठा सम्मान को बचाने के लिए किया गया एक प्रयास है। प्रतिष्ठा या सम्मान को बचाने के लिए किया गया प्रयास है। इसके अलावा रचना का कोई भी ऐसा प्रभाव इसके अलावा रचना का कोई भी ऐसा प्रभाव जो इसे महाकाव्यात्मकता की श्रेणी में रख सके नहीं दिखाई देता। जो इसे महाकाव्यात्मकता की श्रेणी में रख सके नहीं दिखाई देता। कुछ विद्वानों का कहना है कि पद्मावत को महाकाव्य सिद्ध करने का प्रयास उतना ही गलत है। महाकाव्य को सिद्ध करने का प्रयास उतना ही गलत है जितना रामचरितमानस को या जितना किसी महाकाव्य को गैर महाकाव्य करने का प्रयास। ठीक है, माने ये डिबेट ही कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। एक बार बताइए मुझे कि यहां तक की चीजों में आपको कोई भी शंका, कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान या दुखी कर रही हो,
आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर ये प्रश्न आ जाए महाकाव्यात्मकता पर कि क्या पद्मावत एक महाकाव्य है, समीक्षा करें, तो लिख देंगे या नहीं, बताइए आप। इस क्वेश्चन को लिख देंगे या नहीं? बहुत मटेरियल मिल गया आपको, कितने बच्चे इसे लिखने की क्षमता रखते हैं? जी बताइए। इतना मटेरियल आपको यहाँ पर मिल गया है कि आप इसे लिख सकते हैं, बताइए फटाफट से कि आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जो इसको लिख सकने की क्षमता रखते हैं, बताइए भाई। हाँ जी बताएं। लिख देंगे? इस क्वेश्चन को कितने स्टूडेंट्स लिख सकते हैं? अंजलि लिख सकती हैं, आंचल, प्रभा लिख सकती हैं, लिख सकते हो, और बाकी कोई नहीं लिख सकता। और जी बताए फटाफट से। और कितने छात्र इसको लिख सकने की ये रखते हैं? जी चलिए हेडिंग डालिए। राइटिंग वगैरह में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बस 3 बच्चे लिख सकते हैं, बाकी कौन नहीं लिख सकता है वो भी बता दें। अंजलि, आंचल और मिहिर लिख सकते हैं, बाकी कौन नहीं लिख सकता वो भी थोड़ा सा बताएं। कौन इसे नहीं लिख सकते वो भी थोड़ा सा बताएं। हेडिंग डालिए। पद्मावत में, पद्मावत में लोक तत्व। लिखे। नेक्स्ट, पद्मावत में लोक तत्व नया टॉपिक है, मतलब इसी का एक और इसमें आ जाता है कि पद्मावत में शामिल कौन कौन से लोक तत्व हैं उनका आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, पद्मावत में लोक तत्व कौन कौन से लोक तत्व यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो जितना भी भक्ति काल है, जितनी भी भक्ति काल की रचनाएं हैं, उनमें सभी में लोक तत्व का समावेशन हुआ है। लोक तत्व का मतलब क्या होता है? जैसे जो परिवार के कुछ वैल्यूज हैं, परिवार के मूल्य हैं, ठीक है, कोई तीज त्योहार है ना, कोई क्या है, त्योहार है, ठीक है, कोई ऐसा ट्रेडिशन, कोई ऐसी कल्चर, कोई ऐसी संस्कृति हम अगर किसी को देख सकते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरीके से जो लोक मंगल है ना, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बताती हैं कि किस रचना में लोक मतलब लोक के कितनी करीब है वो रचना। तो यदि आप पद्मावत को देखते हैं आपको कैसा फील होता है कि लोगों के या जनता के या समाज के कितनी करीब है या कितनी दूर है। तो लिखे इसमें कि समस्त भक्ति साहित्य लोक जीवन से एक गहरा जुड़ाव रखता है। लिखें,
समस्त भक्ति साहित्य, समस्त भक्ति साहित्य लोक जीवन से एक गहरा जुड़ाव रखता है, एक गहरा जुड़ाव रखता है। लगभग सभी भक्त कवियों ने अपने साहित्य में लोक जीवन को धारण करने वाले तत्व या मूल्य, लोक जीवन को धारण करने वाले मूल्यों का समावेशन किया है। समझ गए? लिखिए इसमें, पद्मावत में प्रयोग की गई जायसी के द्वारा, पद्मावत में प्रयोग की गई भाषा ठेठ अवधि है जो लोक मूल्यों के करीब है, लोक जीवन के करीब है। ठीक है, यानी यहां पर जो भाषा प्रयुक्त की गई है वो काफी करीब है लोक जीवन के। समझ रहे? यहां पर जो भाषा का प्रयोग किया है हमारे जायसी जी ने, वो काफी पास में है। ठीक है, आगे लिखेंगे। यहां पर परमानंद श्रीवास्तव लिखते हैं, परमानंद श्रीवास्तव लिखते हैं कि लोक जीवन के ठेठ शब्दों की पूंजी जायसी के पास है, अगला लिखे, नेक्स्ट। भारत के संदर्भ में लोक जीवन से जुड़े विभिन्न त्योहार, पर्व, भाषा, बोली, त्योहारों हो गया, उत्सवों का बड़ा महत्व है, जिसे जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में कई रूपों में शामिल किया है, जैसे उत्सवों की श्रृंखला में जायसी ने दिवारी, फाग तथा बसंत आदि को शामिल किया। ऐसे ही लोक नृत्यों के अंतर्गत एक नृत्य होता है धमार, झूमक आदि को उन्होंने शामिल किया है। भारतीय
समाज में एक परंपरा है कि यदि मैं, ऐसे होता है ना जैसे आपके घर के पास में, जैसे हमारे गांव में कैसे होता है, जैसे मान लिया हम गाड़ी से चले गए, कई बार मैं कैब से चल जाती हूँ दिल्ली से, अगल बगल के लोग देखने आ जाते, कौन आया, क्या आया है, क्या आया, कोई किसी को मतलब ऐसे कॉन्फिडेंशियल तरीके से मिल नहीं सकता। और यदि किसी के ढोल तमाशा बजने लगे, बाप रे, लोग छतों पे चढ़ के खड़े हो जाते हैं। आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है? छतों पे चढ़ के कौन आया, कैसा लग रहा है, उसमें चार बातें बताएंगे, अच्छी बुरी सारी चीजें जोड़ देंगे। ऐसा लग रहा था, वो ऐसे डांस कर रहा था, वो ऐसे बाजा बजा रहा था, बढ़िया नहीं था, अच्छा था, बहुत अच्छा था, लाइक दैट। तो जब रतन सेन बारात लेके जाते हैं तो छतों पर औरतें खड़ी हो जाती है, और हमारी जो महारानी पद्मावती है वो भी बड़ी ललायत है कि मैं अपने दूल्हे को देख लूं। वही तो होता है भारतीय समाज में, है ना। भारतीय समाज में एक परंपरा है, यदि कोई बारात गुजर रही है तो उसे देखने का लालच कोई छोड़ नहीं पाता है। यदि कोई बारात गुजर रही है तो उसे देखने का लालच कोई छोड़ नहीं पाता है, लालच कोई छोड़ नहीं पाता है। इसी में जायसी ने रत्नसेन की बारात का वर्णन करते हुए, रत्नसेन की जब वो वहां पे जा रहे थे उसको ब्याहने, पद्मावती को, बारात का वर्णन करते हुए यह बताया है कि 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 रत्नसेन को दूल्हा बने देखने के लिए, को दूल्हा बने देखने के लिए पद्मिनी की सखियां, पद्मिनी की सखियां छतों, मुंडेरों, छतों, मुंडेरों, छतों, मुंडेरों पर चढ़ आई है। वहीं साथ ही पद्मिनी भी इस लालच को, पद्मिनी भी इस लालच को त्याग नहीं पा रही, लालच को त्याग नहीं पा रही। ठीक है, लिख लिया आपने? कोई दिक्कत परेशानी बताएं एक बार। जी बिल्कुल कर लीजिए तरुण जी, बिल्कुल कर लीजिए, है ना भाई। क्या कहते हैं, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे भी दे दे थोड़ा पीडीएफ बना करके, मतलब आप तो लिख रहे होंगे ना, तो उसको स्कैन करके या फिर टाइप करके दे दे मुझे। ये हो सकता है किसी को जो बाद में देखे उसको ये राइटिंग समझ में ना आए। हालांकि हमने राइटिंग पैड दूसरा मंगाया है ना, कल देखते हैं वो आ जाएगा तो। कोई इशू, कोई दिक्कत? जी बताएं एक बार। जी, पद्मिनी भी क्या है, इस लालच को, इस लोभ को त्याग नहीं पा रही है। जैसे मोहल्ले भर की औरतें, उनकी सखियां, वो सब चढ़ चढ़ के खड़ी हुई देखे कैसा है दूल्हा, है ना। तो उस दूल्हे को, ये इनका तो दूल्हा है भाई, इनको तो मतलब कतई देख तो चुकी है, परंतु अब कतई एकदम बनने वाली है ना उनकी दुल्हन। तो अब बिल्कुल भी उस लालच को ये सोच रही है मैं पहले देखा हूँ। कुछ जगहों पर दिखाया जाता है ना कि दुल्हन भी जा रही है देखने के लिए, समझ। तो ये भी उस लोभ को, उस लालच को त्याग नहीं पा रही रानी पद्मिनी। ऐप खोल लो भाई। नोटेड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत आप लोग, बहुत मतलब आपको सहयोग में 100 में 100 नंबर दूंगी मैं। तो सहयोगी टाइप के हो ना, मतलब बहुत ही, मतलब बहुत कोऑपरेट है जी। चल लिखे आगे कि हाँ जी लिखें। पद्मावत में उपस्थित, पद्मावत में उपस्थित पारिवारिक मूल्य,
पद्मावत में उपस्थित पारिवारिक मूल्यों पारिवारिक मूल्यों को जायसी ने दर्शाते हुए जायसी ने दर्शाते हुए भारतीय संस्कृति के परिवारों भारतीय संस्कृति के परिवारों के वर्णन को पद्मावत में किया है। ठीक है, तो यानी कि जो इंडियन कल्चर में जो फैमिलीज का ये होता है ना, कि किस तरीके से उनकी संरचना बनी है, ताऊ ताई, चाचा चाची, दादा, तो उस तरीके से किस तरीके से लड़कियों को सामने करना है, कैसे कैसे शादी की जो परिपाटी होती है, वो सारी की सारी जो परिपाटी है जायसी ने पद्मावत में बहुत अच्छे से की है। ठीक है, आगे लिखें कि जायसी के वर्णन में पद्मावत में कहीं कहीं पर हाटों यानी कि मेलों, हाटों का भी वर्णन आता है, हाटों का भी वर्णन आता है, तथा साथ ही जुआरी यानी कि जो जुआ खेलते हैं लोग, है ना, जुआरियों का, साथ ही जुआरियों का भी दृश्य पद्मावत में दिखाई देता है, पद्मावत में दिखाई देता है, दिखाया गया है। लोक जीवन की अन्य प्रचलित कहानियों के अंतर्गत लोक जीवन की अन्य प्रचलित कहानियों के अंतर्गत जायसी ने पद्मिनी एवं हीरामन की कहानी का वर्णन किया, जो लोक जीवन के काफी करीब है। साथ ही कई ऐसे मिथकों का भी प्रयोग किया गया है जो सामान्य जनता की लोक कहानियों में उपस्थित होते हैं, जैसे शिव पार्वती, हनुमान आदि का वर्णन। अतः यह कहा जा सकता है
अतः यह कहा जा सकता है कि कि जायसी कृत पद्मावत, जायसी कृत पद्मावत लोक जीवन के पास उपस्थित या लोक जीवन के करीब है। अच्छा, अब आप मुझे वो क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाएंगे, ठीक है। अब आप मुझे वो क्वेश्चन का आंसर लिख करके दिखाएंगे। कल हम दूसरा राइटिंग पैड लेंगे, ठीक है, और उसके माध्यम से चीज़ों को और बेटर करेंगे। और प्लस आपकी चैटिंग भी कल मुझे दिखाई देगी, आई होप सो। अभी मैं उसे ठीक भी करा लेती हूँ इकोनॉमी की क्लास से पहले, ठीक है। तो कोई भी आपको परिस्थिति परेशानी होती है, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा। अगर वह ठीक नहीं होती है तो मैं उस पर आपको कहूंगी कि आप आगे उसको बाद में फॉरवर्ड करना, पहले प्लीज मुझ तक बताइएगा, ठीक है। कुछ परिस्थिति है, कुछ सिचुएशन ऐसी है कि मुझे यहाँ से क्लासेस लेनी पड़ रही है, आप उस चीज़ को समझेंगे और समझते हुए मेरे साथ चलेंगे, मेरी आपसे यही आशा है। बाकी कोई भी परेशानी हो, आई एम विद यू, आई एम हेयर, ओके। तो प्लीज़ डिस्कस टू मी कि हमें ये परेशानी है, हमारा इस तरीके से ये चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो आप मुझसे पहले डिस्कस करें प्लीज़ उस चीज़ को। अगर मुझे कोई दिक्कत, अगर वो नहीं सुधर पा रही है, कोई चीज़ नहीं सुधर पा रही है, तो तब आप उस चीज़ को बताइएगा कि भाई यहाँ पर जो है दिक्कत है ना। तो अगर वो तब नहीं होती है आपकी वो जो भी परिस्थिति है, तब आप बताइएगा। अदरवाइज मुझसे सबसे पहले आप उस चीज़ को डिस्कस करें, ठीक है जी। आज है 3 जनवरी, ठीक है। चलिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। आप वो क्वेश्चन लिखने की ट्राई जरूर करें, ओके। क्वेश्चन लिखने का ट्राई जरूर करें।